तो आज हम गिग वर्कर्स पर अपनी चर्चा करेंगे या इसी पे अपना एक व्याख्यान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अंदर 24 जुलाई 2023 को गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक विधेयक अभी पारित किया गया है। इस विधेयक पे हम चर्चा करें उससे पहले हमें थोड़ा इसके पूर्व के विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए। जैसे गिग वर्कर्स कहाँ से आए, गिग वर्कर्स का जो नाम मिला गिग, यह कहाँ से आया, तो इन पे चर्चा करना जरूरी है। इससे पूर्व में क्या कोई ऐसे प्रावधान किए गए हैं और वो प्रावधान क्या सार्थक है या नहीं है, प्रासंगिक है या नहीं है, उन सब पे चर्चा करना भी जरूरी है। तो हम क्रमबद्ध तरीके से आज गिग वर्कर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और एक गिग वर्कर्स विधेयक क्या क्या प्रावधान करता है, किस प्रकार गिग वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान करता है। आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें डिलीवरी बॉय, आपने देखा कि जो खाद्य सामग्री वगैरह को खाने की आवश्यकताएं हैं उनको डिलीवरी देने, जोमेटो, या आप यात्रा करते हैं तो सवारी आधारित जो कार्य हैं, ओला, उबर, आप सब इनको जानते हैं। इन सबके अंतर्गत ये सब गिग वर्कर्स के रूप में माने जाते हैं। तो अब गिग वर्कर्स की जब बात करेंगे तो कुछ शब्द और कुछ शब्दावली हमारे सामने आएगी, जैसे ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर कार्यकर्ता, फिर हमारे सामने जैसे एग्रीगेटर्स, प्राइमरी एम्प्लॉयर, प्राथमिक नियोक्ता, इस प्रकार के कुछ शब्द हमारे पास जो शब्दावली आएगी, इसे जानना जरूरी है क्रमबद्ध तरीके से कि एग्रीगेटर कौन होंगे, प्राथमिक नियोक्ता कौन होंगे, या फिर जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि किस प्रकार गिग वर्कर्स के अंदर ये लोग कार्य करेंगे और गिग वर्कर्स के लिए सरकार क्या क्या प्रावधान करती आई है। तो हम इसमें चर्चा करें तो कुछ पुराने विषयों पर हम लोग इस पे प्रकाश डालेंगे। परीक्षा की जब हम तैयारी करेंगे तो उस मुख्य परीक्षा की तैयारी के अंदर गिग वर्कर्स जो हमारा जीएस का पेपर 2 है उससे संबंधित है। सामाजिक मुद्दे, चुनौतियां, यह सब उससे वास्ता रखता है। तो यह जीएस का जो पेपर 2 है इसमें इसको सम्मिलित करेंगे और हम बात करेंगे आज गिग वर्कर्स की। तो ये जो गिग वर्कर्स हैं इसकी जब हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि ये गिग शब्द ये आया कहां से। गिग शब्द की उत्पत्ति जो है, जैसे कि अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया, जिसमें मालूम चला कि जो गिग वर्कर्स हैं वह यूं कहें कि जैज म्यूजिशियन, ठीक है ना, जैज म्यूजिशियन या यूं कहें संगीतज्ञ, जैज संगीतज्ञ। अब ये जो जैज म्यूजिक जो बजाते थे ग्रुप्स में, अपना 4-5-10 लोग जो भी हैं अपना म्यूजिक का कार्य करते थे, और वह जाकर कुछ समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए, जब अपना कहीं पर जाकर इन्होंने अपना संगीत का कार्य किया और उसके संबंध में इनको उसमें क्या मिलता था, भुगतान। अब सीधी सी बात बोले, अल्प कार्यों के लिए, किसके लिए, अल्प कार्य के लिए, अल्प कार्य के लिए इन्होंने अपना गए म्यूजिक किया और म्यूजिक करने के बाद इनको उसका भुगतान किया। और इस भुगतान के बाद अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं अंशकालिक, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अल्पकालिक हो गया, अंशकालिक हो गया। इस आधार पे गिग शब्द की है उत्पत्ति कही जा सकती है। तो जब ये गिग शब्द आया तो आज जो प्रचलित हमारी जो आज वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था है, वर्तमान इकोनॉमी जो हमारी है आज, इस वर्तमान इकोनॉमी में क्या है कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, इन व्यवस्थाओं के आधार पर ये संगीत का कार्य करते थे। संगीत का कार्य करते थे तो ये लोग जब गए कहीं पे, इन्होंने अपना म्यूजिक दिया, म्यूजिक करने के बाद ये अपना भुगतान लेकर आ जाते थे। सीधी सी बात थी, काम के बदले भुगतान। तो मतलब क्या हुआ, गिग वर्कर्स कौन से हुए, काम के बदले भुगतान।
ठीक है ना, इन्होंने काम के बदले भुगतान प्राप्त किया। वही बात आज जब धीरे धीरे यह कार्य व्यवस्था आज की जो हमारी है, इस कार्य व्यवस्था प्रणाली में, अर्थव्यवस्था के अंदर आपने देखा कि जिस प्रकार से डिजिटल युग बढ़ता चला गया, डिजिटल युग के अंदर या यूं कहें कोरोना जैसी महामारी ने गिग वर्कर्स की महत्ता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि आज कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा कि जिस प्रकार से गिग वर्कर्स ने अपनी सेवाएं दी, खाद्य आपूर्ति को देना, रसद सामान को एक स्थान से पहुंचाना, जो कोरोना कोविड-19 के अंदर बहुत सी सेवाएं इन्होंने प्रदान की, उसके अंतर्गत ये देखा गया कि जो गिग वर्कर्स हैं इनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। अब गिग वर्कर्स काम कैसे करेगा? गिग वर्कर्स वही बात कि अपना जितना समय वो काम करते हैं उतना ही समय उनको भुगतान प्राप्त होता है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो गिग वर्कर्स कौन होंगे? ऐसे लोग जो अंशकालिक कार्य करें, अल्पकालिक से कार्य करें, अस्थायी रूप से जो कार्य करें। ठीक है, क्योंकि इनका कार्य मैंने आपको बताया कि जितने समय काम करते उतने समय का इनको भुगतान दिया जाता है। सबसे इसमें कुछ बातें, क्योंकि अपने काम का चुनाव ये खुद करते हैं, ठीक है ना, अपने कार्य का चुनाव इन्होंने खुद किया है और कितने समय के लिए काम करेंगे इसका चुनाव ये खुद करते हैं। ठीक है, और फिर ये अस्थायी रूप से इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो नियोक्ता है, जो नियुक्त करता है और जो काम करने वाले कर्मकार हैं, इनके बीच में एक अस्थायी संबंध होता है, किसी प्रकार का कोई स्थायी संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यह गिग वर्कर्स हुए। अब आपको समझ में आया गिग वर्कर्स किनको बोलेंगे, बताइए। और अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो फ्रीलांसर, प्रोजेक्ट बेस्ड, स्वतंत्र, कॉन्ट्रैक्टर। समझे? फ्रीलांसर कौन होते हैं? जैसे फोटोग्राफर्स, समझ गए? फोटोग्राफ उदाहरण के तौर पे। अब हम बात करें प्रोजेक्ट आधारित, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें छोटे मोटे कामों के लिए समय, थोड़े बहुत समय के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना, तो प्रोजेक्ट बेस्ड हो गया। आप जैसे बात करें स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर्स की, आपको डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, आपने देखा डॉक्यूमेंट्रीज खूब बनती हैं, तो डॉक्यूमेंट्री किसी ने बनाई या फिल्म किसी ने बनाई, तो वो क्या है? वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो ये सब क्या हुए आपके? ये गिग वर्कर्स हुए। ठीक, जैसे एक उदाहरण, जैसे हम बात करें फ्रीलांसर की, तो अब जैसे सवारी आधारित, क्या हुआ? सवारी आधारित, खाद्य पूर्ति आधारित, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। सवारी आधारित जैसे आपने देखा ओला, उबर, आपने ऐप के माध्यम से बुक किया, बुक करने के बाद हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं खाद्य आधारित। आपको जिस प्रकार आपको जोमेटो पे आपने ऑर्डर किया, खाने को आपको घर पे पहुंचने लगा, तो ये सब क्या है? खाद्य आधारित। तो ये सब लोग कौन है? ये गिग वर्कर्स। समझ में आ गया पूरा? गिग वर्कर्स की उत्पत्ति जैज म्यूजिशियन जो हुआ करते थे उनसे माना गया, क्योंकि वो काम के बदले भुगतान प्राप्त किया करते थे और उन्होंने थोड़े समय के लिए वो गए, अपना उन्होंने गाना जहां पर उन्होंने म्यूजिक था, अपना संगीत था दिया और उसके बाद उन्होंने अपना भुगतान प्राप्त किया। उसी प्रकार से आज वर्तमान अर्थव्यवस्था के अंदर जो कार्य व्यवस्था है उसमें गिग शब्द इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि पीछे से कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चली आ रही, उसके आधार पर माना जा सकता है कि ऐसा है। तो अब बात आती है कि गिग वर्कर्स की, जो गिग वर्कर्स तो ठीक है, पर गिग वर्कर्स के ऊपर बिल लाने की जरूरत क्या हो? ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि गिग वर्कर्स के लिए हमें बिल लाना पड़ा? ठीक है, देखिए एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, कौन सा? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार 1.5 मिलियन गिग वर्कर्स आज नियोजित। ठीक है, आज इतने लोग हमारे लगभग 1.5 मिलियन लोग आज काम कर रहे हैं। एक स्टाफिंग इंडेक्स 2019 जारी किया गया, उसमें यह पाया गया कि भारत गिग वर्कर्स के अंदर 5वें स्थान पर।
अमेरिका, चाइना और जापान। ठीक है, और भारत इसमें कहां आएगा? भारत 5वें स्थान पे। गिग वर्कर्स में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। तो जब ये इतनी बड़ी व्यवस्था 1.5 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, सब है। आज अगर राजस्थान की बात करें, गिग वर्कर्स का जो आया है, राजस्थान में आज 3 लाख, कितने? 3 लाख गिग वर्कर्स आज वर्किंग में हैं। और 2030 तक पूरे इंडिया में लगभग 2.4 करोड़ गिग वर्कर्स होने का अनुमान लगाया जा रहा है पूरे भारत में। ठीक, तो समझ में आया? अब यहां तक तो ठीक है कि गिग वर्कर्स कौन होंगे, कैसा होगा। गिग वर्कर्स के लिए कुछ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप स्टाफिंग 2019 जो है उसका एक रिपोर्ट आया, उसमें बताया 5वें स्थान पे है। ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। पर बात ये है कि गिग वर्कर्स या बिजनेस या का रूप, ये सब का क्या है एक्चुअली? गिग इकोनॉमी, हमें उसको समझना पड़ेगा। गिग इकोनॉमी के अंदर क्या है कि कुछ पहलू देखने को मिलेंगे। जैसे आपने देखा कि स्टार्टअप्स के लिए बड़ी बात की, स्टार्टअप अपना शुरू कीजिए, स्टार्टअप पे काम कीजिए। केंद्र या राज्य सरकार स्टार्टअप के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लोन भी देती हैं, जिससे आप अपना व्यवसाय शुरू करें, अपना रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं आप। यह सब बातें की जाती रही हैं। तो जब बात करें स्टार्टअप्स की, तो मैं आपको छोटी सी बात बोलूं कि स्टार्टअप जब शुरू किया जाता है तो उसपे को स्थायी रूप से या पूर्णकालिक कोई भी कर्मचारी रखा जाना स्टार्टअप्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब उसको एकदम स्थायी कर्मचारी रखेगा तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए अब क्या है कि गिग वर्कर्स की, गिग इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, अभी आपको समझ में आया 1.5 मिलियन, एक बात है ना। दूसरा, भारत 5वें स्थान पे है पूरे विश्व में। ठीक, फिर बात करेंगे कि इकोनॉमी में, दोबारा उसी भी बात करता हूं, इसको क्यों इतना चुना जाता है। इसकी कुछ बातें हैं। कौन है? उपभोक्ता। ठीक है, या यूं कहते हैं कौन है? ग्राहक। ठीक, अब जो कर्मकार है या गिग कार्यकर्ता है, ठीक है ना। अब गिग कार्यकर्ता में किसको शामिल करेंगे अपन? ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर। हाँ, ये देखिए गिग वर्कर्स में जब हम शामिल करेंगे इकोनॉमी के अंदर, या गिग वर्कर्स कौन से होंगे, जब आपको बता रहा था, उसके अंदर हम ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर को भी शामिल करेंगे। इसमें पिंक कॉलर भी होते हैं, ग्रे कॉलर भी होते हैं, अलग अलग होता है। बट ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर कौन होंगे? ब्लू कॉलर वो लोग हैं जो डेली मजदूरी करते हैं, समझे आप? जैसे जो लेबर करते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ब्लू कॉलर बोलेंगे। और जो व्हाइट कॉलर, जैसे व्हाइट कॉलर में पेशेवर लोग जो प्रबंधन में ज्यादा अपना काम देते हैं, मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ऑफिस में वर्किंग ज्यादा करते हैं, वो लोग कौन हुए? व्हाइट कॉलर लोग हुए। तो दोनों को ही गिग में शामिल किया जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए बन भी सकता है। आप प्रीलिम्स के उद्देश्य से देखें तो आप देखें तो इसमें ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, ग्रे कॉलर अलग अलग इसमें आते हैं। तो आपको कौन से लेने हैं? ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर। इन दोनों को हम क्या करेंगे? इसमें सम्मिलित करेंगे। तो गिग वर्कर्स में ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर दोनों जो इसमें शामिल। अब क्या है कि यहां गिग वर्कर्स के लिए यहां बैठा है एक एग्रीगेटर। ठीक है, इस एग्रीगेटर ने क्या किया? एक डेवलप किया ऐप है। अब इस ऐप के माध्यम से यह इसको काम देता है। ठीक है, अपन पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि गिग इकोनॉमी को क्यों इतना अडॉप्ट किया जा रहा है, हम वह बात करने के लिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इसको भी समझे। तो गिग इकोनॉमी अडॉप्ट की जा रही है बहुत ज्यादा। आने वाले समय मैंने आपको क्या बताया? 2.4 करोड़ गिग वर्कर्स
इंडिया में 2030 तक काम करें। आज राजस्थान में वर्तमान स्थिति क्या है, 3 लाख से भी अधिक गिग वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा रेशियो है, ठीक है ना। और यहां तक है कि गैर कृषि क्षेत्रों में, जो गैर कृषि क्षेत्र है उसके अंदर 90% तक आने वाले समय में रोजगार उत्पन्न करने का साधन क्या होगा, गिग इकोनॉमी। देखिए कुछ बातें आपके सामने आ रही हैं, गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी, है ना। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। अर्थव्यवस्था में जो प्रश्न बनेगा वह गिग इकोनॉमी को लेकर बनेगा। गिग इकोनॉमी कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसकी गिग इकोनॉमी की जरूरत क्यों महसूस हुई। जब ये बात आती है तो आपको क्या लगेगा, गिग इकोनॉमी चली जा रही थी, काम कर रहे थे लोग, अल्पकालिक अंशकालिक रूप से काम कर रहे थे, पर इसकी ज्यादा जरूरत कब महसूस हुई, कोविड-19 में। और इससे पहले भी 2017 में आपको ध्यान हो, ओला, उबर, टैक्सी कंपनियों ने एक हड़ताल की थी, ड्राइवर्स ने कंपनियों के खिलाफ दिल्ली के अंदर 2017 में। तो पहली बार जब यह प्रकाश में आया था कि इनकी सोशल सिक्योरिटी क्या है, तो वहीं से मान लीजिएगा कि एक मुद्दा, एक चर्चा का विषय बना। और फिर धीरे धीरे उसके बाद एक श्रम संहिता कानून 2019 आया, फिर आपका एक सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पारित हुआ। इन दोनों के अंदर गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की चर्चा की गई, ठीक है। तो इन्होंने ऐप के माध्यम से काम किया और उपभोक्ता को क्या किया, इन्होंने इसके माध्यम से सीधा कनेक्ट कर दिया, है ना। तो अब क्या हुआ, इस गिग वर्कर्स का सामान किसका, उपकरण किसके, इस गिग वर्कर के, मतलब कार्यकर्ता के, और सर्विस किसको दी, उपभोक्ता को, सीधा कंज्यूमर को, और एग्रीगेटर, मतलब एक व्यक्ति जो को काम देना है, एक व्यक्ति जिसको उस काम की जरूरत है, उन दोनों के बीच में क्या किया, मध्यस्थता। तो ये क्या हुए, एग्रीगेटर्स। दूसरे शब्दों में कहें, आरजीडब्ल्यू एक्ट जो पारित हुआ है 2023 राजस्थान विधानसभा में, वह एग्रीगेटर को पाबंद करता है, समझे आप, एग्रीगेटर्स पे लागू होता है। तो जब ये एग्रीगेटर्स ने ऐप बनाया, सब किया, तो क्या हुआ, एक कंपनी तो है नहीं, अब उस कंपनी ने कोई नौकरी पे भी नहीं रखा हुआ। तो एग्रीगेटर्स ये कहते हैं कि साहब ये हमारे कौन है, पार्टनर। और जैसे ही पार्टनर शब्द यूज होता है वैसे ही क्या होता है, इनकी सब बाउंडेशंस खत्म हो जाती है। मतलब सोशल सिक्योरिटी जैसे एजुकेशन, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य, पेंशन, ग्रेजुटी, ये सब चीजें क्या हो गई, इनकी खत्म। तो ये इनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। तो अभी क्या हुआ, गिग वर्कर्स ने उपभोक्ता को लाभ दिया, पर जोड़ने के लिए ऐप क्रिएट किया। अब इस ऐप में भी एक मोनोपोली है। मोनोपोली कैसी, एक ही कंपनी है, ओला, उबर, इन्होंने एक कंपनी बनाया, जोमेटो, स्विगी, ये एक प्रकार की कंपनियां हुई। वो खाने पे आधारित है, ये सवारी पे आधारित है। अब कुछ भी है, कितना किराया लेना है, टैक्स लेना है इनसे, कितना कमीशन इनसे कट करना है, इनको कितना वेतन हम दें या ना दें, ये एक मोनोपोली हो गई, है ना। अब इसमें करते भी क्या है, उपभोक्ता ने यदि कोई कंप्लेंट कर दी तो इस गिग वर्कर का कनेक्शन इससे कट कर देंगे। कट कर दिया और इसको बोला कि 2 दिन या 3 दिन आपको रोजगार हमारे ऐप के माध्यम से नहीं मिलेगा, मतलब उसका ऐप उसका ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ, जो गिग कार्यकर्ता था ए ने जिसने सी को लाभ दिया बी के माध्यम से, तो ए क्या हुआ, बेरोजगार हुआ। जो आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगार हो गया। अब बेरोजगार हो गया तो गिग ने किसको लाभ देना, काम करना था उपभोक्ता के माध्यम से, ना तो उपभोक्ता भी इस तक पहुंच पाएगा और ना ही गिग कार्यकर्ता उपभोक्ता तक पहुंच पाएगा। तो अपने आप में क्या है, बताइए, है कि नहीं, सुरक्षा तो कुछ भी नहीं है। और बिजनेस कितना, करोड़ों रुपए का व्यापार, एक इकोनॉमी में, एक साइकिल में, एक अर्थव्यवस्था में करोड़ों रुपए का व्यापार, एक व्यवसाय साइकिल चक्कर लगा रहा है। परंतु इस चक्कर लगाने वाली साइकिल में कहीं भी जो एक गिग कार्यकर्ता है, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर, इसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। समझ में आई मेरी बात। चलिए अब वापिस अपन इसी पे आते हैं। यहां तक व्यापार हुआ,
ये थोड़ा सा समझाने का कारण ये था कि आपको मालूम चले कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब बात आती है सीधी सीधी, जो भी कंपनी है वह क्यों करती है। एक तो जो कर्मचारी है उसके साथ उसके क्या है, अस्थायी संबंध है। कोई भी स्थायी संबंध नहीं है किसी प्रकार का। जब मन किया हटा दिया, जब मन किया ठीक है काम में किया। अब यहां पर अस्थायी संबंध हुआ, फिर उपकरणों की जरूरत नहीं है, संसाधनों की आवश्यकता है। क्या संसाधन चाहिए? ऑल ओवर में क्या है, कार अपनी लाइए, व्यवस्था अपनी लाइए, ठीक है कार आपकी है, हम आपको ग्राहक तक पहुंचाएंगे, ग्राहक आपको फोन करेगा, इवन रोड मैप रूट भी हम तय करेंगे, समझे। पर व्हीकल किसका, व्हीकल किसका, ए का जो ऑनर था, ठीक है। और सी को उसको सॉरी जिसको लेना था उसको उसने इसका लाभ देना था। अब बी उसके अंदर उसको सारा क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली एक मॉनिटरिंग पार्ट भी हो गया, मॉनिटरिंग इन द सेंस कंट्रोलिंग पावर उन्होंने अपने हाथ में ले ली। तो संसाधन और उपकरणों का कोई खर्च नहीं है। क्या कोई कार्यालय चाहिए? ठीक है। फिर इनके पास ऑप्शन है, कंपनीज के पास, कि मुझे कितना स्किल्ड गिग वर्कर लेना है। अब इनके हाथ में है गुणवत्ता भी, है कि नहीं, गुणवत्तापूर्ण अपने हिसाब से ले लेंगे। फिर इसकी गिग इकोनॉमी इतनी फैली क्यों, हम फिर आगे बात करें, इतनी आकर्षक क्यों है, इतनी आगे फैली क्यों, उसके पीछे क्या है, डिजिटल व्यवस्थाओं का होना। धीरे धीरे क्या हुआ, डिजिटलीकरण हो गया। डिजिटल होने की वजह से क्या है, सभी व्यवस्थाएं आपकी मोबाइल आधारित हो गई, है ना। मोबाइल पे आप बहुत से काम आप कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन से काफी चीज चेंज हुई। तो गिग इकोनॉमी अपने आप में एक बढ़ता हुआ स्वरूप है। समझ में आई सारी बातें। गिग इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो गिग इकोनॉमी क्या है, गिग इकोनॉमी को इसलिए कंपनी ने लाया क्योंकि एक तो अस्थायी संबंध है, दूसरा इसकी वो स्थायित्व नहीं है, तीसरी बात इनको किसी प्रकार का कोई पार्टनर बोलते हैं क्योंकि इनको कोई सामाजिक सुरक्षा का कोई इनको लाभ नहीं देना पड़ता। फिर कंपनीज को लगता है कि इनको कार्यालय की जरूरत नहीं, कोई उपकरण की जरूरत नहीं, कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, तो वे सब कौन डेवलप कर लेगा, मैं अपने आप ही जो इसमें गिग वर्कर है वो अपने आप करके सब कुछ करके लाता है। फिर सेकंड इसमें डिजिटलाइजेशन का समय है, तो डिजिटल जो समय है उस डिजिटल युग के अंदर जो है गिग इकोनॉमी बहुत बड़ा आकार धीरे धीरे अपना ले रही है। तो इसलिए क्या है, गिग इकोनॉमी आने वाले समय की जरूरत भी है और व्यवस्था भी है। फिर आप बताएं कि 1.5 बिलियन जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, आज वर्किंग में है इंडिया के अंदर, और आने वाले 2030 मैंने बताया 2.4 करोड़ लोग अनुमानतः गिग इकोनॉमी के अंदर अपना योगदान दे रहे होंगे। फिर अगली बात, गिग इकोनॉमी में आपसे क्वेश्चन पूछे तो 90% गैर कृषि क्षेत्र में आने वाले समय में नियोजित होने का पूरा क्या है, पूरा अनुमान है कि 90% गैर क्षेत्रों में रोजगार भी ये उत्पन्न करेगा। तो समझ में आया, इकोनॉमिकल रूप से इसका ढांचा समझ में आया थोड़ा, ठीक है। तो ये सब बिंदु हमें जब आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था के विषयों पे जब हमें बात करनी पड़े तो हमें इस पे बात करनी, ठीक। गिग क्या होगा, गिग शब्द कहां से आया, गिग वर्कर्स कौन होंगे, गिग वर्कर्स में हम किनको शामिल करेंगे, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर को शामिल करेंगे, ठीक है। ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर को शामिल करेंगे और उसके बाद हम जब इसमें आगे चर्चा करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इसकी गिग शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, जैज म्यूजिशियन, ठीक है। फिर आपको बताया कि जैज म्यूजिशियन आज अर्थव्यवस्था जो थी, इस अर्थव्यवस्था के अंदर बार बार जो कार्य किए जाने लगे, अल्पकालिक अंशकालिक रूप से, अस्थायी रूप से, अस्थायी संबंध नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य जब बनने लगे, तो ये अर्थव्यवस्था में जब धीरे धीरे इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं अपना आकार वृद्ध रूप में लेने लगी तो गिग वर्कर्स शब्द प्रचलित हुआ। और इस गिग वर्कर्स से जो बात की, तो गिग वर्कर्स में किसको शामिल करेंगे, हम ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर कार्यकर्ता को हम इसमें शामिल करेंगे, वर्कर्स को हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये लोग इसमें माने गए। और फिर जब आगे जब इसमें चले तो मैंने आपको प्रारूप बताया कि गिग इकोनॉमी क्या है, क्योंकि देखिए जब
गिग वर्कर्स की बात आएगी तो गिग इकोनॉमी की बात हमेशा आएगी। गिग इकोनॉमी की बात आई तो मैंने आपको बताया कि डिजिटल जैसे जैसे समय बढ़ा, कोविड-19 जैसी व्यवस्थाएं जब महामारी फैली, उस दौरान, इस महामारी के दौरान आपने देखा गिग वर्कर्स ने अपनी सेवाएं बहुत बढ़ चढ़ कर दी और इससे भी इनका व्यापार भी बढ़ा, क्योंकि अन्य व्यवसाय जहां कोविड-19 महामारी में बंद हो रहे थे, वहां गिग वर्कर्स का व्यवसाय, इनका कार्य फैल रहा था। ठीक है। फिर 2017 का प्रकरण मैंने आपको बताया, जिस पर टैक्सी ड्राइवर्स ने अब एक ओला, उबर जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया सामाजिक सुरक्षाओं को लेकर, तो नई दिल्ली के अंदर वह भी एक मामला सामने आया। फिर श्रम संहिता जो आई 2019, उसमें पहली बार गिग वर्कर्स का जिक्र उसके अंदर किया गया, प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का उनका जिक्र उसमें किया गया। फिर 2020 में सामाजिक सुरक्षा संहिता जो आई, उसमें सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों से गिग वर्कर्स की प्लेटफॉर्म द्वारा गिग वर्कर्स की बात की गई। तो ये सब आपने देखा कि गिग इकोनॉमी के अंदर आते चले गए। फिर गिग इकोनॉमी के अंदर क्या है कि जो भी कंपनी, जब स्टार्टअप लगाए जाते हैं, तो स्टार्टअप्स कोई भी शुरू करता है थोड़े अमाउंट से या सरकारी योजनाओं के व्यवस्थाओं से, लोन से, ऋण लेकर कहीं से जब कार्य शुरू करता है, तो इन स्टार्टअप्स में क्या है कि बहुत बड़े स्तर पे एक परमानेंट, यूं कह सकते हैं कि स्थायी कर्मचारी नियुक्त करने की इतनी ज्यादा उनकी नहीं होता उनके पास, तो वो सोचते हैं कि अंशकालिक रूप से हम लोग क्यों ना कुछ कर्मचारियों को नियुक्त कर लें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब अंशकालिक, तो उसका खर्चा बच जाएगा, और अंशकालिक रूप में करेगा तो उनको स्थायी रूप से उसके ऊपर किसी प्रकार का वर्डन नहीं है, क्योंकि जब स्थायी रखेंगे तो उनको क्या है, सारे सामाजिक सुरक्षा के बेनिफिट्स उनको देने पड़ते हैं। तो यह सारी बातें इसके अंदर आई। फिर आप बात करते हैं कि जो गिग वर्कर्स के लिए उपकरणों की आवश्यकता नहीं थी, कंपनी को कोई संसाधन, रिसोर्सेज नहीं चाहिए, ऑफिस नहीं चाहिए, फिर किसी प्रकार रिलेशंस नहीं है, किसी प्रकार स्वास्थ्य, शिक्षा, गृहस्थी जैसी व्यवस्थाएं देने की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों नहीं कंपनी एक बड़ा मार्जिन बिना कोई रिसोर्सेज के, बिना कोई उपकरण के, मैकेनिज्म के, वह आप इतने बड़े यूं कह सकते हैं कि गिग वर्कर्स को काम में लेकर जब प्रॉफिटेबल हो रही हो, तो क्यों नहीं आने वाले समय में इसका आकार और बड़ा होगा। इस बात की कोई अतिशयोक्ति है नहीं, है ऐसा होना ही है। तो अब हम चर्चा करते हैं आगे कि गिग मॉडल क्या है, एक्चुअली राजस्थान का मॉडल गिग वर्कर्स को लेकर क्या है, और तो थोड़ा सा हम इसमें श्रम संहिता 2019 और समाज सुरक्षा 2020 में चर्चा करेंगे। और पर उसमें कुछ खामियां इस प्रकार रह गई, क्योंकि श्रम संहिता 2019 जो आया वह सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी की बात करता है, बट उसमें कोई स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किए गए हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता की जब हम बात करते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी बात तो गिग वर्कर्स की गई है, बट वहां भी जब हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से पात्रता को लेकर कुछ मापदंडों के आधार पर उनको क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये नहीं कि उसके अंदर सभी व्यक्तियों को या सभी जो भी कितने समय से गिग वर्कर काम कर रहा है, 2 साल से या 3 साल से या 6 महीने से या आज ही शुरू किया है, इस प्रकार के उसमें प्रतिबंध जो हैं वो उसमें लागू हैं। जैसे अभी कोई गिग वर्कर यदि काम कर रहा है तो पात्रता उसको निर्धारित कर दी, उसको जैसे मातृत्व का लाभ मिलना, ठीक है ना, उसको जैसे कोई व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है उसका लाभ मिलना, वृद्धावस्था के अंदर कुछ उनको लाभ मिलना, इस तरीके की उसमें पात्रता निर्धारित कर दी। बट वह अभी भी किसी प्रकार के प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे रहा है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। तो ये 2 कानूनों पे और अपन अभी बात करेंगे। RGW, अभी हम चर्चा करें कि राजस्थान में RGW जो एक्ट आया, कितनी तारीख को आया है? हाँ, 24 जुलाई को इसको पारित किया गया, ठीक है ना। तो RGW की बात करेंगे, हालांकि आज हमारी क्लास भी गिग वर्कर्स के विधेयक को लेकर ही है, ठीक है ना। तो इससे पहले हम बात करें थोड़ा 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसको विस्तार से हम कभी और किसी क्लास में इसको देखेंगे कि आर्थिक अर्थव्यवस्था की जब क्लास लेंगे जिसमें और क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्योंकि आज हमारा मेन कंसर्न RGW एक्ट है। पर इसकी कुछ पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि यह RGW एक्ट जो है
गिग वर्कर्स जो हमारा बिल है यह इससे भिन्न क्यों है और इसमें ऐसी क्या क्या पाबंदियां हटा दी गई जो इसमें पाबंदियां। मैंने बताया कि श्रम संहिता क्या करता है, सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन की बात करता हूं। आपको ध्यान है मैंने अभी एक पीछे के लेक्चर में मिनिमम गारंटी बिल पढ़ा है, वह क्या करता है, वही सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी का प्रोविजन वो करता है, ठीक है ना, बात न्यूनतम मजदूरी प्रोविजन की बात करता है। पर अब यहां क्या है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई स्पष्ट प्रावधान है नहीं, एक बात। दूसरा, अभी तक इसको लागू ही नहीं किया गया, ठीक है ना, तो लागू हो तो जब व्यवस्थाएं पता लगे, अभी अच्छी तरीके से इसको लागू भी नहीं किया गया, इसमें स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बट इसमें गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की बात की गई है, गिग वर्कर्स की बात इसमें की गई। अब बात करें सामाजिक सुरक्षा संहिता की बात करें, सामाजिक सुरक्षा संहिता कानून लाया गया। अब इस सामाजिक सुरक्षा संहिता में भी गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर्स की सबकी बात की गई, पहली बात। पर इसमें पात्रता आधारित है, ये क्या है, पात्रता आधारित, पात्रता आधारित है। अब जब किसी चीज पे आप पात्रता जैसे मापदंड लगा देंगे तो क्या होगा, वह क्या होगा, प्रतिबंधित, और जब प्रतिबंधित हो जाएगा तो उससे क्या आपको लगता है कि सभी लोग उससे लाभान्वित हो पाएंगे, नहीं। फिर इस सामाजिक सुरक्षा कानून के अंदर क्या किया गया, सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंदर यह भी कर दिया गया कि यह जो पात्रता है यह किसी प्रकार से कोई बेनिफिट की गारंटी नहीं देता, ठीक, यह गारंटी देता नहीं है। फिर जो बात करता है पात्रता की, तो उसके अंतर्गत भी क्या है कि आपको मातृत्व लाभ, मैंडेटरी जो बेनिफिट्स होते हैं वह मिलेंगे, वृद्धावस्था के लाभ, ठीक है, वो जीवन और दिव्यांगता को लेकर वैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। इस तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वह दिए जा रहे हैं। और कुल मिला के इसमें यह भी, यदि हम बात करें, यह भी किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया गया हितधारकों को जो कल्याण के रूप में राशि खर्च करेगा या जो भी करेगा, इसका बर्डन किस पे आएगा, एग्रीगेटर, प्राथमिक नियोक्ता, या कौन देगा, या जहां कोई कंपनी में काम करते हैं वह देगा, वर्क एट प्लेस पे कौन ऐसा होगा जो इन हितधारकों के लिए राशि खर्च करेगा जो भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इसके भी कोई स्पष्ट प्रावधान अभी किए नहीं गए। अब जो बात मैं करना चाह रहा था सामाजिक सुरक्षा की, भिन्न क्यों है, यहां जो पात्रता की बात की गई है, इस एक्ट में किसी भी प्रकार से कोई भी पात्रता की बात नहीं की गई। इसमें है पात्र व्यक्तियों का मामला क्या किया, हटा दिया गया। कोई व्यक्ति 2 दिन पहले आता है, 6 महीने बाद आता है, 1 साल बाद आता है गिग वर्कर्स के रूप में, तो अपना पंजीकरण इसमें करा सकता है। तो यहां पंजीकरण करना आवश्यक रहेगा। तो अब चले एक्ट पे। इसमें थोड़ा सा मैं और पीछे हल्का सा लेके जाता हूं कि वह है हमाल मॉडल के बारे में सुना, नहीं सुना। देखिए, गिग वर्कर्स को लेकर जब भी कभी कोई बात आए तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी, 2 मॉडल हमारे सामने हमेशा रहे। कौन कौन सा, एक हमाल, दूसरा राजस्थान मॉडल, ठीक है। हमाल मॉडल की बात जो करें हम, तो यह हमाल मॉडल महाराष्ट्र में जिस प्रकार कोई थैला उठाने वाले या सामान उठाने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनको जब नियुक्त किया जाता था, जो कुछ लोग काम पे रख लेते थे, उनको सामान अपने हिसाब से उन्होंने अपने बैगेज का काम वाम किया, वो चले जाते थे, पर इसमें किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी। तो ये जो हमाल थे, समझ में आया ना, हमाल से संबंध क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो हमाल थे, इनका नेतृत्व करते थे बाबा आधव। कौन, बाबा आधव, ठीक है।
तो बाबा आधा का नेतृत्व करते थे, तो फिर इन्होंने एक व्यवस्था बनाई सबने सरकार के साथ मिलकर, हमाल पंचायत, और एक बोर्ड का गठन किया जिसका नाम रखा मथाड़ी बोर्ड। क्या नाम रखा? मथाड़ी बोर्ड गठित किया गया। किसके लिए? हमाल। असंगठित लोग थे, अल्पकालिक लोग थे, अस्थायी कार्य कर रहे थे, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, जिनका कोई पता नहीं चलता था कि समाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगी, ठीक है ना, पर कमा कर तो दे रहे थे, किसी को, कंपनियों को कमा कर दे रहे थे। तो यह जो मुद्दा उठा हमाल का, तो बाबा आधव नेतृत्व करते थे, उन्होंने फिर एक मथाड़ी बोर्ड सरकार के साथ बनाया। और ये मथाड़ी बोर्ड जो है, इस मथाड़ी बोर्ड को काम करने का तरीका क्या था? अब ये जो बोर्ड है, मथाड़ी बोर्ड जो बना, काम करवाने वाला और काम करने वाला दोनों हो गए। ये दोनों अपना रजिस्ट्रेशन कहां कराएंगे? बोर्ड में कराएंगे। समझ गए? अब यह जो काम करवाने वाला है, एम्प्लॉयर है, और जो गिग मान लेते हैं अपने इसको, गिग वर्कर्स हैं, इन्होंने अब जो वेतन है वह यहां जमा कराएंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहां से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक पंजीकृत व्यवस्था है, इसमें इन्होंने अपना पंजीकरण कराया, इन्होंने भी करा दिया बोर्ड में। यह अच्छा कामयाब हुआ, और इसके बाद इसके कामयाब होने से बहुत से लाभ हमालों को मिले। कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिक्योरिटी हुई, एजुकेशन सिक्योरिटी हुई, हाउसिंग स्कीम, योजनाएं निकाली गई इनके लिए, और फिर बैंकिंग व्यवस्था भी इनके लिए स्थापित की गई। अब आप देखिएगा, समझ में आया? जब भी आपको लिखना पड़े मुख्य परीक्षा में, तो जब भी आप बात करें गिग वर्कर्स की, तो आप बता सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि में जो मैंने आपसे बातें की, धीरे धीरे चर्चा करते हुए, गिग इकोनॉमी से शुरू करें, ऐसा हुआ 2017 में, ऐसा हुआ, श्रम संहिता कानून आया, सामाजिक सुरक्षा संहिता कानून आया, राजस्थान मॉडल जो है इसके अंदर एक्चुअली वास्तविक रूप से जो आज राजस्थान में जो बिल पारित हुआ है, यह आने वाले समय में दिशा तय करेगा भारत में गिग वर्कर्स के कानूनों को लेकर। समझ गए हमारी बात? है ना? यहां तक समझ में आ रहा ना? तो यही उसी रूप में आप हमाल मॉडल को भी लिखेंगे। हमाल मॉडल हमाल के लिए था, अब धीरे धीरे इसको रिक्शा ड्राइवर या अदर्स के लिए भी इसको मथाड़ी बोर्ड को अब काम में लिया जाने लगा है, और इसके बाद इनका विकास भी सुनिश्चित हुआ। ठीक है, अब बात करें राजस्थान मॉडल की। आए राजस्थान मॉडल पर। चलिए, यह जो राजस्थान मॉडल है, मैंने आपको बताया कि एक तो यह 24 जुलाई को पारित हुआ, ठीक है, और जब इसको लाया गया तो इसकी संरचना की बात करें तो मैंने आपको केंद्र में जो सामाजिक सुरक्षा कानून है उन सबसे थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से बताया कि वह सुरक्षा की बात तो करता है और पात्रता आधारित करता है, जिसकी वजह से गिग वर्कर्स के अधिकार जो प्रतिबंधित हो जाते हैं, सभी गिग वर्कर्स उसमें शामिल नहीं हो पाते, फिर दूसरा भी लागू होना भी अभी बाकी है। तो राजस्थान मॉडल जो है उस दिशा में यदि देखें तो क्या है, ये है क्या है, पात्रता आधारित नहीं। ठीक, चलिए राजस्थान मॉडल की हम बात करेंगे तो यह एक त्रिपक्षीय संस्था है। कैसी संस्था है? त्रिपक्षीय। त्रिपक्षीय समझ रहे हैं? त्रिपक्षीय कैसे? बोर्ड बनेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक बात व्यवस्था बताना चाह रहा हूँ कि गिग इकोनॉमी जो है, एनाटॉमी है जो, वह त्रिपक्षीय संस्था है राजस्थान अपने आप में। जब आप प्रश्न लिखें, सॉरी उत्तर लिखें जब भी आप उसका प्रश्न का, तो इसको उत्तर को और अच्छे तरीके से आप लिख पाए, इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो प्रारूप है वह त्रिपक्षीय संस्था के रूप में, त्रिपक्षीय मॉडल है। तो त्रिपक्षीय मॉडल कैसे होगा, ठीक है, बाकी हम बताएंगे संरचना कैसे क्या है, उसमें किस प्रकार से किन किन को शामिल किया गया है, कौन लोग हैं। तो देखिए इस मॉडल के अंदर त्रिपक्षीय संस्था कैसे हुई,
या हम कहें नौकरशाह, ठीक है। फिर कौन आया? और हो गया। इसमें किसको शामिल कर रहे हैं हम? ब्यूरोक्रेसी, हम लोग एग्रीगेटर्स, कंज्यूमर्स, प्लस किसको कर रहे हैं? श्रमिक संघ। कौन से? जो बिग वर्कर्स हैं, उन सबको शामिल कर रहे हैं। तो ये क्या हुई? एक यह है त्रिपक्षीय संस्था। यहां तक समझ में आई मेरी बात, है ना? तो अब अपन इसकी संरचना की बात करें। एक तो किस मंत्रालय के अंदर आएगा? यह प्रश्न बनेगा आरपीएससी में, तो बन सकता है बिल्कुल, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। वर्तमान में श्रम मंत्रालय के मंत्री कौन है? आरजीडब्ल्यू बिल 2023 को आया, ठीक है। अब पहले अपन किसकी चर्चा करें? संरचना की। तो मैंने आपको इसका एक बताया, यह क्या है? त्रिपक्षीय संस्था है। इसमें दो बातों पे देखिए जोर दिया गया है। एक तो किस पे? श्रमिक कल्याण बोर्ड, और दूसरा कल्याण कोष, ठीक है। श्रमिक कल्याण बोर्ड और कल्याण कोष पे ध्यान दिया गया। वेलफेयर फंड है ये, जो भी गिग वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए, और ये बोर्ड भी किसके लिए है? उन गिग वर्कर्स के लिए। तो इस गिग वर्कर्स में मैंने बताया त्रिपक्षीय संस्था है। त्रिपक्षीय संस्था में कौन कौन हुए? आपके ब्यूरोक्रेसी हुई, एग्रीगेटर्स, कंज्यूमर्स और श्रमिक संघ, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिपक्षीय संस्था को जन्म देते हैं, जो क्या है? एक्ट के अनुसार बनाए जाने के प्रोविजंस किए गए हैं। तो हम उसको किसका नाम देते हैं? जनरली त्रिपक्षीय संस्था को एक बोर्ड का नाम देते हैं। तो इस बोर्ड की संरचना कैसी होगी बताइए? देखिए, बोर्ड में कौन हुआ? राज्य, ठीक है। और इसमें किस किस को शामिल करेंगे? श्रम डिपार्टमेंट, साइंस एंड प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तीसरा सोशल जस्टिस, ठीक है। फोर्थ फाइनेंस। तो फिर बात करें संरचना, जो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बोर्ड का? बोर्ड के स्ट्रक्चर में हमने किसको शामिल किया? लेबर, और ये लोग कौन होंगे? यह ब्यूरोक्रेसी के लोग। कौन होंगे? मतलब प्रधान सचिव, ठीक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो क्या हुआ? श्रम डिपार्टमेंट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, और फाइनेंस, इनके लोग क्या होंगे? इसमें शामिल किए जाएंगे। कौन से? प्रधान सचिव। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा इस बोर्ड की? इसकी अध्यक्षता श्रम मंत्रालय के मंत्री महोदय करेंगे, ठीक है। यहां तक ओके। अब किसको शामिल करेंगे? दो पे हम शामिल करेंगे, गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स, ठीक है। गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स, इनके कितने प्रतिनिधि? 5। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं 3 नंबर। इसमें किसको शामिल करेंगे? विशेषज्ञों। विशेषज्ञ कहां से?
सिविल सोसाइटी और अन्य क्षेत्र से। कितने लोग हुए? 1 2 3 और 4। और इस फोर्थ में कौन से लोग होंगे? नामांकित। कौन से? नॉमिनेटेड। इसमें भी 1/3 महिलाओं को स्थान दिया जाएगा। समझ रहे हो? यह बोर्ड बनेगा। बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा? श्रम मंत्रालय मंत्री। और उसके बाद इसमें कौन कौन होंगे? ब्यूरोक्रेसी के श्रम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, डीएसटी, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और फाइनेंस के सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे। और इसमें कौन होगा? गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स के 5-5 प्रतिनिधि प्रत्येक के। और इसमें कौन होगा? स्पेशलिस्ट सिविल सोसाइटी से और अन्य क्षेत्र से। और इसमें कौन होगा? नॉमिनेटेड पर्संस लिए जाएंगे। और नॉमिनेटेड पर्सन में भी 1/3 महिलाओं की भागीदारी होगी। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के दृष्टि से भी, अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट दृष्टि से भी यह क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। क्योंकि आपको मालूम होगा गिग वर्कर्स में बहुत सी महिलाएं अपने घर से भी काम करती हैं, वर्क एट होम की सर्विसेज भी देती हैं। तो अपने आप में महिलाओं को भी यह क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है ना? अब बात आती है, यह बोर्ड तो बन गया, इसकी संरचना मैंने आपको बता दी। यह बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड क्या करेगा? यह बोर्ड एक कोष की स्थापना करेगा। किसकी? कल्याण कोष की स्थापना करेगा। ठीक है? इस कल्याण कोष में फंड कहां से आएगा? जो भी एग्रीगेटर्स हैं इनके ऊपर 1% या 2% ऊपर राज्य अनुदान से, ठीक है, श्रमकार जो हैं इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया अनुदान या अन्य जो भी स्रोत हैं उनसे इस कल्याण कोष में फंड आएगा। फंड का यूज जो करेंगे वह श्रमकारों के उत्थान के लिए किया जाएगा। इसका निर्धारण भी बोर्ड करेगा। उत्थान कैसा? सामाजिक सुरक्षा की जब बात आती है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है ना, आपके आने वाले समय ग्रेजुएटी, इस तरीके के बेनिफिट्स देना, पेंशंस देना, ठीक है ना। अब क्या है कि आपने थोड़े दिन पहले देखा हो, गुरुग्राम के अंदर एक बोला गया कि जोमेटो शायद कोई कंपनी थी, उसने कहा कि 10 मिनट में आपके घर फूड डिलीवरी, ठीक है ना। अब फूड डिलीवरी 10 मिनट तो ठीक है, कंपनी ने तो अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया पूरी पब्लिसिटी के लिए, अपनी कमाई के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, इनका खुद का तो कुछ है नहीं, इनके पास तो एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहक तक और ग्राहक को आप गिग वर्कर्स तक पहुंचा रहे हैं। कोई इनका रिसोर्सेज नहीं है, किसी प्रकार कोई उपकरण इनके खर्च नहीं हो रहे। एक ऐप आधारित व्यवस्था के माध्यम से एक व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं और गिग वर्कर्स के साथ एक कंज्यूमर से कुछ हो गया तो गिग वर्कर्स को कंज्यूमर के साथ क्या करते हैं? डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब 2-3 दिन गिग वर्कर्स का ऐप ब्लॉक कर देते हैं तो उसके क्या होगा? उसको तो एक हिसाब से पेनल्टी हो गई। तो अब वही बात मैं गुरुग्राम की कह रहा हूं कि 10 मिनट के लिए आपने बोला कि 10 मिनट में खाना पहुंच जाएगा। अब 10 मिनट में खाना पहुंचाना है आपको अपने कस्टमर तक, तो वह बहुत तेजी से जाएगा। हो सकता है वो अलग तरीके नियमों को भी तोड़े और इस दौरान हो सकता है उसके एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना के दौरान कुछ भी घटना घट सकती है उसके साथ। किस प्रकार की सुरक्षा है? वो सुरक्षा नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं के लिए भी यह कोष स्थापित किया जा रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा किस तरीके की होती है मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी। आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके आवास, आपके दुर्घटना को लेकर बीमा करवाया जाना, अलग अलग व्यवस्थाएं इस कोष के माध्यम से निर्धारित कौन करेगा? बोर्ड करेगा। अब क्या होता है कि जब इसमें एक कोष स्थापित हो गया, ये सब बना, इसके बनने के बाद इसमें क्या होगा? एक आपकी CTMIS व्यवस्था इसमें डेवलप की जाएगी।
ये निगरानी प्रणाली है एक्चुअली। कौन सी व्यवस्था? CTMIS, केंद्रीय सूचना लेन देन प्रबंधन प्रणाली। कौन सी? केंद्रीय सूचना लेन देन प्रबंधन प्रणाली। यह डेवलप की जाएगी, जो क्या मॉनिटरिंग करेंगे इसके माध्यम से? क्या मॉनिटरिंग करेंगे इसके माध्यम से? जानते हैं आप? वह इससे कंट्रोल होगा, कमीशन, टैक्स, GST, इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं जो एक एग्रीगेटर्स और गिग वर्कर्स के मध्य स्थापित हुई हैं, उनके ऊपर सालों पे क्या करेगा? CTMS प्रणाली से इसको निगरानी रखी जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। अभी अपन बात फिर से करते हैं CTI जो आपका बोर्ड है ये कार्य करेगा कैसे। देखिए बोर्ड क्या करेगा, यह बोर्ड ने क्या बनाया? एक वेब पोर्टल बना देगा। क्या डेवलप कर देगा? वेब पोर्टल कर दिया डेवलप। अब इस वेब पोर्टल पे वही बात जो मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, पंजीकरण करवाया जाएगा। कौन रजिस्टर कराएगा अपने आप को? एग्रीगेटर से कराएगा एक प्राथमिक नियोक्ता, प्राइमरी एम्प्लॉयर, और दूसरा इधर गिग वर्कर्स। इस वेब पोर्टल पे अपने आप को क्या करेंगे? रजिस्टर कर देंगे, पंजीकृत कर देंगे। एग्रीगेटर्स के साथ हम प्राथमिक नियोक्ता मैं और बता देता हूं आपको। एग्रीगेटर्स में क्या हुआ कि आपने कस्टमर से डायरेक्ट गिग वर्कर्स की जो भी डिमांड थी वो पूरी करवाई, बट प्राथमिक नियोक्ता में वह सीधे तौर पर गिग वर्कर्स को नियुक्त करता है किसी कार्य के लिए, मध्यस्थ उसमें नहीं होता है। तो प्राथमिक नियोक्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। प्राथमिक नियोक्ता, एग्रीगेटर्स और गिग वर्कर्स क्या करेंगे? वेब पोर्टल पे उसकी व्यवस्था के साथ अपना पंजीकरण करवाएंगे। पंजीकरण तो जो भी गिग वर्कर्स होंगे ये, इनको क्या मिलेगी? एक आईडी मिलेगी। और ये आईडी कब तक के लिए होगी? आजीवन। आजीवन यह आईडी मिलेगी। ठीक। एक बात और जो मैं आपको बताना बीच में रह गया था मेरा, जो सदस्य बनाए गए हैं इनका कार्यकाल भी 2 से 4 वर्ष। जो मेंबर्स इसमें जितने भी लिए गए हैं, नॉमिनेटेड हो या गिग वर्कर्स हो या एग्रीगेटर्स हो, सिविल सोसाइटी से हो, इन सबको क्या है 2 से 4 वर्ष का इनका कार्यकाल भी रखा गया है। करते हैं कि बोर्ड अपना और क्या कार्य करेगा। मैंने आपको बताया बोर्ड का काम क्या है। पंजीकृत कराना है ना, वेब पोर्टल डेवलप करेगा। सबसे पहला काम क्या था? कल्याण कोष था, और इसका निगरानी तंत्र क्या है? CTMIS। इसके बाद निगरानी तंत्र डेवलप करेगा। अब यदि कोई एग्रीगेटर्स गलती करता है तो प्रथम बार कितना जुर्माना उस पर दंड किया जाएगा? एग्रीगेटर्स ने यदि कोई भी गलती की तो फर्स्ट टाइम में उस पर 5 लाख और फिर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना कराया जाएगा। और फिर भी अगर नहीं माने तो क्या करेंगे? राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार इन पे दंड तय किया जाएगा। और किसी राशि का यदि बोर्ड को कलेक्शन करना है कि वह नहीं आ रहा है, कुछ जमा नहीं हुई है, तो जिला कलेक्टर्स के माध्यम से बोर्ड ऐसा कार्य कर पाएगा। ठीक है ना। किसी प्रकार जुर्माने की राशि या कुछ जमा नहीं हुई तो वह करवाया जाएगा। अब इस कल्याण कोष के अंदर मैंने आपको 1% 2% उपकर जो लगेगा इसकी वसूली भी की जाएगी। और यह जो जमा करवाना है इनको 1% 2% उपकर, वह कितने समय में करवाएंगे? ये कितने? हर महीने के प्रथम 5 दिवस में। हर महीने के प्रथम 5 दिवस में यह 1% 2% जमा कराया जाएगा। वहीं अब यह बोर्ड का वेब पोर्टल्स का यह सब काम होगा। इसके साथ साथ क्या होगा? इनके पास एक याचिका भी दायर की जा सकती है। बोर्ड के पास क्या करेंगे? याचिका भी दायर की जाएगी। तो यह क्या होगा? अपने आप में ग्रीवेंस रिड्रेसल एक मैकेनिज्म हो गया। मतलब एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया जहां पर शिकायत प्रतितोष के लिए भी एक सिस्टम इसमें डेवलप कर दिया। तो बोर्ड है वह हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसे विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर
फिर चर्चा भी की जाएगी किस प्रकार श्रमिक कल्याण बोर्ड ने काम किया है। तो यह जो वार्षिक रिपोर्ट है या विधानसभा समक्ष प्रस्तुत करना, यह अपने आप में इस एक्ट की जवाबदेहिता को भी प्रदर्शित करता है और ये पारदर्शिता को भी बताता है कि CTMIS प्रणाली हुई या वेब पोर्टल्स हुए या विधानसभा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना हुआ, ये सब क्या है, यह पारदर्शिता भी है और बोर्ड की या यूं कहें कि इस एक्ट के लिए भी जवाबदेहिता सरकार की सुनिश्चित करेगा। तो यह भी इनकी संरचना और इसके स्वीकार्य के अंदर आता है। हमें आपको मैंने बताया कि आने वाले समय में देश के अंदर दिशा भी निर्धारित करेगा, क्योंकि बहुत समय से इनकी मांग उठती आ रही थी और इसको लेकर बहुत हद तक जो पात्रता की बातें सामाजिक सुरक्षा संहिता में की गई हैं, वह पात्रता संबंधी समस्त प्रावधान इससे हटा दिए गए हैं। यदि आप 2 दिन पहले आए तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और 10 दिन बाद भी आए तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। साल भर यदि आपको काम करते हो गया है तो भी आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर ग्रीवेंस एड्रेसल शिकायत प्रतितोष प्रणाली को भी डेवलप किया गया है। यदि किसी प्रकार से आपका शोषण होता है, यदि आपके कार्य को नहीं माना जाता, तो आपको भी इसके अंतर्गत अधिकारी रूप में माना जाएगा, प्रणाली के अंदर शामिल किया जाएगा। हाल मॉडल के बाद आप इसके अंदर राजस्थान मॉडल को ध्यान रखिएगा। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब बातें जिसको आप इसको करेक्ट करते जाएंगे। देखेंगे सबसे अच्छी बात जो हमें इसमें लगी, 1/3 महिलाओं को इसमें जगह देना, वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा के अंदर ये बढ़ता हुआ अपने आप में एक कदम है। और जब हम वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारे ऐसे या लिंक लिखेंगे तो गिग वर्कर्स के इस बिल को आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो महिलाएं वर्क एट होम करते हैं उनके लिए भी ये सुरक्षा की दायरा बढ़ाएगा। और मैं तो यूं कहूंगा कि मिनिमम गारंटी बिल के बाद अपने आप में यह पार्ट 2 गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा को कवर करता है, क्योंकि 3 लाख गिग वर्कर्स राजस्थान में आज कार्यरत हैं। इतना बड़ा एक यूं कहें कि इतना बड़ा जो वर्क स्पेस जो है कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस प्रकार का बिल लाना किसी मील के पत्थर से कम नहीं होगा आने वाले समय के अंदर। लेक्चर करेंगे तो वो यूएनओ पे करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध बाद यूनाइटेड नेशन को बनाया गया शांति बहाली के लिए। इन सब पे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। एक 20 सूत्री कार्यक्रम के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जो 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया हमारे स्वर्गीय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के माध्यम से, तो वह 20 सूत्री कार्यक्रम जो गरीबी उन्मूलन के रूप में काम करता था, उसने कितना कार्य किया, आज तो वर्तमान 20 सूत्री कार्यक्रम की क्या स्थिति है, तो उन सबको देखते हुए भी हम अभी उस पर एक लेक्चर लेंगे। और जल्दी ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इंडियन भारतीय संविधान के ऊपर लेक्चर प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग समस्त भारतीय संविधान की 1757 से लेकर 1947 तक जो ब्रिटिश कार्यकाल था, उस दौरान किस प्रकार क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी, या इस प्रकार हमें हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे या महापुरुष थे जिन्होंने अपने काम किए, या समाज सुधारक थे, उन्होंने ऐसे क्या क्या प्रयास किए कि जिसके बाद भारतीय संविधान लागू हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद, अध्याय और उसके अमेंडमेंट्स और उसकी अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या राइट्स देता है, कैसे देता है। डीपीएस पे चर्चा करेंगे, प्रेसिडेंट को कैसे नियुक्त किया जाता है, भारत में इलेक्शंस कैसे होते हैं, गवर्नर कैसे अपॉइंट किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश की क्या क्या शक्तियां हैं भारत में, राष्ट्र जैसे हम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उससे कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, उन सब विषयों पर भी हम बात करेंगे। स्थानीय निकायों की बात करेंगे, पंचायती राज की बात करेंगे, इन सभी पे बात करेंगे। किस प्रकार सरकारें इंडिया के अंदर, भारत में आज कितनी सरकारें कार्य कर रही हैं, कौन कौन सी सरकारें, केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो परिषद गठन किए जाते हैं उनको किस प्रकार गठन किया जाता है, उन सब पे भी हम लोग क्या करेंगे, चरणबद्ध तरीके से आने वाले समय में अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यही है आज का लेक्चर। इसके लिए आप सबने उपस्थित, इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।